हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आतिफा काजी। आज की क्लास में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो पेपर 3 को कवर करेगा। दरअसल यूनेस्को ने अपनी एक साइंस रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि भारत में रिसर्च के मामले में जो इन्वेस्टमेंट है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी रिसर्च को लेकर जो भारत का इन्वेस्टमेंट की स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। तो यूनेस्को ने अपने इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर कुछ आंकड़े जारी किए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। भारत के मामले में भी स्थिति को बताया है, आंकड़े जारी किए गए हैं उसकी स्थिति को लेकर इस मामले में, और कोरोना से जोड़कर भी इसको देखा गया है और बताया गया है। तो अब इस कंटेंट में हम जो बात करेंगे तो हम ना सिर्फ यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनको देखेंगे, बल्कि और रिपोर्ट्स के मद्देनजर भी भारत में जो अनुसंधान की स्थिति है अनुसंधान के मामले में उसको देखेंगे, और भारत में कुछ प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी देखेंगे, और ओवरऑल भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं उनको जानेंगे और उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और फिर रहेगा हमारा प्रश्न। तो ये जो रिपोर्ट यूनेस्को ने जारी की है ये हर 5 साल में प्रकाशित की जाती है, और इस साइंस रिपोर्ट का नाम है द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट। यूनेस्को की ये रिपोर्ट है 2021 की, और ये रिपोर्ट जो है विदेशी और स्थानीय अनुसंधान फर्मों के बीच जो ज़्यादा प्रभावी तालमेल है उसको बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी ब्रिज का काम करती है। उसकी पॉलिसी ब्रिज की जो ज़रूरत है उसको रेखांकित करती है कि किस तरीके से इन दोनों के बीच जो विदेशी और स्थानीय अनुसंधान फर्म्स हैं उनके बीच किस तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए, इनके तालमेल को बढ़ाया जाए। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 और 2018 के बीच जो ग्लोबल रिसर्च इन्वेस्टमेंट है उसमें 19.2% की वृद्धि हुई, और जो 25 देश ऐसे हैं जिनमें अनुसंधान तीव्रता में जीडीपी के 0.15% या उससे ज़्यादा की भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इसी पीरियड में जो 2014 से 2018 की बात कर रहे थे, तो उसी पीरियड के अंदर जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनमें 3 गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और 28 देश ऐसे हैं जिनमें इस मामले में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। 20% तक का शोधकर्ता जो है उनमें विस्तार हुआ, बढ़ावा मिला है उनको, और ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ी है। अब अगर जो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक पब्लिकेशंस की अगर बात करें, तो यानी वैज्ञानिक प्रकाशन की बात करें, तो 2015 की तुलना में 2019 में इनका जो ग्लोबल प्रोडक्शन था, किसका, वैज्ञानिक प्रकाशन यानी साइंटिफिक पब्लिकेशंस का 21% अधिक था। हालांकि जो अधिक गहन वैज्ञानिक प्रकाशन है उसकी जो प्रवृत्ति थी वो सामान्य रही, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया, ये सिर्फ इसी के मामले में था। और इसके अलावा जो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग है यानी इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन है, उसकी जो दर थी वो कितना से बढ़कर 22% से बढ़कर 24% हो गई, तो ये भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि 10 में से 8 देशों का जो शोध व्यय है यानी रिसर्च इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च पर जो खर्च करते हैं, वो उनकी जीडीपी का 1% से भी कम है, यानी कि जीडीपी का 1% से भी कम वो इस क्षेत्र में खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि बड़े स्तर पर जो विदेशी वैज्ञानिक हैं यानी जो फॉरेन साइंटिस्ट हैं उनकी मदद लेते हैं, और जो टेक्नोलॉजी है विदेशी उसकी मदद ले रहे हैं वो इस मामले में, तो इसलिए अपनी जीडीपी का 1% से भी कम वो अपने यहाँ खर्च करते हैं। अगर पिछले 5 वर्षों की बात करें तो लगभग सभी आय वर्ग के जो देश हैं उनमें विकास प्राथमिकता रहा, विकास को प्राथमिकता दी गई है पिछले 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो सभी आय वर्ग के देशों में, लेकिन जिनमें डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन है इसके अंदर उसको प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रकाशन की, तो इसमें वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वैश्विक चुनौतियों की ओर जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, उनका रुझान काफ़ी रहा, क्योंकि जो SDG 2030 है उसको पाने के लिए भी जो देश हैं अलग अलग तरह की नीतियां बना रहे हैं, तो इसलिए इन सब चुनौतियों की तरफ
इनका रुझान, अलग अलग देशों का रुझान इस तरफ ज़्यादा रहा। लेकिन अब जो ये यूनेस्को का जो नया अध्ययन है, जो रिपोर्ट है नई, वो ये कहती है कि जो शैक्षणिक प्रकाशन है उसमें सस्टेनेबिलिटी साइंस यानी कि धारणीय विज्ञान अभी तक मुख्य धारा में नहीं है, जो कि होना चाहिए। तो ये यूनेस्को की ये रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा विज्ञान और कोरोना महामारी, तो जैसे मैंने कहा कि कोरोना से भी इसको जोड़कर देखा गया है। तो हालांकि जो कोरोना है, कोरोना के बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग है उसमें तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग यानी कई सारे देशों ने इसमें अपनी वैज्ञानिक समितियों का गठन किया और इसको लेकर जो वैज्ञानिक है अलग अलग तरह के शोध हुए अलग अलग स्तर पर, और बहुत सारे जो देश हैं उनकी आपसी निर्भरता भी एक दूसरे पर इसमें उजागर हुई इस दौर में। किस तरीके से, जैसे हम रोजमर्रा के जो वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी अलग अलग देशों की एक दूसरे पर निर्भरता दिखाई दी। जैसे अगर हम बात करें कि अमेरिका में फेफड़ों का जो वेंटिलेटर है वो जो बनाया जाता है उसमें जो पुर्जों का इस्तेमाल किया जाता है वो कनाडा में बनते हैं। तो 2020 की शुरुआत में 2020 में जब कोरोना की वजह से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था, तो अमेरिका में जो बॉर्डर्स को सील कर दिया गया, तो इस तरीके के जो वेंटिलेटर्स हैं उनका जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, वो बहुत धीमा पड़ गया क्योंकि उसमें पुर्जे कनाडा के इस्तेमाल होते थे। तो कोरोना ने भी विज्ञान को लेकर कई तरीके की जो बातें हैं उनको उजागर किया। इसके अलावा बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने ड्रोन्स का, रोबोट्स का इस्तेमाल किया। अगर इसमें भी उदाहरण के लिए हम देखें तो सऊदी अरब ने जो हाई टेम्परेचर वाले लोग हैं कि ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए किनका हाई टेम्परेचर है इस टाइम पर, तो बाजार में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया ताकि ऐसे लोगों का पता लगाया जा सके कि जिनको हाई टेम्परेचर है। तो कोरोना के टाइम पर भी जो विज्ञान है उसका, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसका और ज़्यादा इस्तेमाल, निर्भरता एक दूसरे पे, वैज्ञानिक सहयोग, ये सब बहुत तरीके से देखने के लिए मिला। तो ये सब इस रिपोर्ट के अंदर ही बात की गई है। अब ये बात हुई वैश्विक स्तर पर। अब भारत की स्थिति इसमें देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि हालांकि जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि भारत जो प्रौद्योगिकी है, बुनियादी ढांचा है, नवाचार है, इसके मामले में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों की तरफ ठोस प्रगति की है, काफ़ी आगे कदम बढ़ाया है। लेकिन जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट है इस मामले में भारत की जो स्थिति है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ये इसके अंदर कहा गया। और भारत का जो अनुसंधान पर सकल घरेलू व्यय है वो अपने जीडीपी का कितना 0.7 पर ही स्थिर है। कई सालों से 0.7 पर ही स्थिर बना हुआ है। और इसके अलावा सरकार ने क्या किया है कि भारत में जो सरकार है उसने ये किया कि अनुसंधान एवं विकास करने वाली जो फर्में हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो फर्म्स हैं, उनके लिए कर, यानी कि यहाँ टैक्स की बात हो रही है, तो टैक्स प्रोत्साहन में कमी की है, जिसकी वजह से भी इस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं। इसके अलावा जो CDS है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज है, उसका ये कहना है कि जो वैज्ञानिक हैं और इंजीनियर हैं उनका जो घनत्व प्रति 10,000 पर जो उनका घनत्व था वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का, वो 2018 में 11 हो गया, जबकि इस बढ़कर 11 हो गया। जो 1990 में कितना था, 1990 में 10 था। लेकिन अगर हम बात करें चीन की, तो चीन में ये 50 था और जापान में 130 और दक्षिण कोरिया में 180 था। तो यानी भारत की स्थिति इनसे काफी कम ठहरती है। और 2014 के बाद से भारत में जो अनुसंधान की तीव्रता है उसमें, यानी जो रिसर्च हैं उनकी तीव्रता में काफी गिरावट आ रही है 2014 के बाद से। रिपोर्ट में ये सब तथ्य पाए गए हैं। और अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों में भारत जो सबसे कम GERD GDP अनुपात वाले देशों में से एक है। 5 देश हैं ब्रिक्स में, तो उनमें भारत सबसे कम ऐसे देशों में शामिल है। इसके अलावा अगर हम वैश्विक प्रकाशन की बात करें, यानी जो साइंटिफिक उसकी बात कर रहे थे, पब्लिकेशन की, तो उसमें भारत ने कुछ क्षेत्रों जैसे स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी, फोटोवोल्टिक, जैव ईंधन और बायोमास और पवन टरबाइन प्रौद्योगिकी पर जो वैश्विक औसत है 1.5 से लेकर 1.8 गुना के बीच में प्रकाशित किया है भारत की तरफ से भी। इसके अलावा
जो सरकारी क्षेत्र है इसमें 2015 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में सरकारी क्षेत्र में लगातार गिरावट आई है, जबकि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, निजी व्यावसायिक की बात करें, तो इसमें निजी व्यावसायिक उद्यमों की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हुई है, 42% हुई है। तो और 2019 की में भारत में कुछ चीजों की स्थिति देखें, जो स्टार्टअप थे वो थे 17,390, जो कि 2016 से अगर हम देखें तो लगभग हर साल दोगुने के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है इनमें। 2019 में ये स्थिति थी, 2016 से लगभग हर साल दोगुने के स्पीड से ये बढ़े हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर जो पब्लिकेशंस हैं उनकी बात करें तो वो थे 26,779। तो ये 2019 का ये आंकड़ा है रिपोर्ट के हिसाब से। अब 2018 की बात करें तो 2018 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं हायर स्टडीज में, तो उनका जो परसेंटेज था कुल वो था 11.4% 2018 के अंदर। तो देखा जाए तो आंकड़े अच्छे हैं, मतलब इस हिसाब से है कि भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, भारत तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है इन सब की ओर। तो उसमें लेकिन कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर है उसके हिसाब से भारत के आंकड़े कहीं ना कहीं कम ठहरते हैं। तो इसीलिए यूनेस्को ने इस स्थिति को असंतोषजनक बताया है। अब यूनेस्को के बारे में देखें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। और इसका काम क्या है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए शांति को स्थापित करना, शांति का निर्माण करना, ये इसका कार्य है। इसकी रिपोर्ट की बात करें, जो इसने ये साइंस रिपोर्ट जारी की है, तो 1993 में विश्व विज्ञान रिपोर्ट यानी वर्ल्ड साइंस रिपोर्ट के नाम से ये शुरू की गई थी। अब तक 7 रिपोर्ट इसमें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो ये रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। अब हमने जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत की स्थिति देखी कि भारत को लेकर क्या आंकड़े बताए गए हैं। अब जानते हैं कि जो अलग अलग और भी कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से भारत की स्थिति क्या है। तो 2018 में एल्सेवियर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि भारत को साइंटिफिक रिसर्च के मामले में टॉप 10 देशों में शामिल किया गया था और इसमें भारत को स्थान दिया गया था 5वां। जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था, इसमें पहले स्थान पर रहा था यूएसए इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर रहा था। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हालांकि प्रकाशनों की जो संख्या है, पब्लिकेशंस की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, लेकिन भारत के लिए प्रति प्रकाशन साइटेशन यहाँ पर रिसर्च की गुणवत्ता के मामले में इस्तेमाल हुआ है कि रिसर्च की जो गुणवत्ता है वो शीर्ष 10 देशों में सबसे कम है भारत के लिए। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो उसके आंकड़ों को देखें तो उसके हिसाब से भारत की 1.3 बिलियन की आबादी में 2015 में प्रति बिलियन जनसंख्या पर केवल 216 शोधकर्ता थे। ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा अनुसंधान में भारत का जो निवेश है वो जीडीपी का मात्र 0.62% इसके हिसाब से बताया गया था और ये वैश्विक स्तर की तुलना में काफी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो फ्रांस इस मामले में अपनी जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करता है, 2.25%। यानी कि जो रिसर्च है, रिसर्च के मामले में जो इन्वेस्टमेंट है फ्रांस का अपनी जीडीपी का 2.25% है और भारत का कितना आया, 0.62%। तो जाहिर बात है वैश्विक स्तर की तुलना में बहुत ज्यादा यह आंकड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस मामले में अपनी जीडीपी का कितना खर्च करता है, 2.74% खर्च करता है। तो फ्रांस और अमेरिका की हमने बात की। इसके अलावा हायर स्टडीज में यानी उच्च शिक्षा में भारत का जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च को लेकर, रिसर्च इन्वेस्टमेंट है वो जीडीपी का कितना है, सिर्फ 4%। यानी मात्र 4% इन्वेस्टमेंट है भारत का हायर स्टडीज में। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत को जो स्थान दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, 48वां स्थान भारत ने इसमें हासिल किया था। तो ये हुई भारत की स्थिति की बात। अब बात करते हैं भारत में कुछ प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की। तो जैसे CSIR है, इसरो है,
DRDO है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। तो ये भारत के कुछ प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च का काम करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एरियाज हैं जिनमें भारत में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल साइंसेस की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IARI। क्या है? IARI। ये एग्रीकल्चरल साइंसेस के क्षेत्र में रिसर्च करता है ये इंस्टीट्यूट। इसी तरह से और कई सारे क्षेत्र हैं, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेस है, केमिकल साइंसेस है, फिजिकल साइंसेस एंड मैथमेटिक्स है। तो कुल मिला के अर्थ साइंसेस, इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, मल्टीडिसिप्लिनरी और अदर एरियाज, इन सब में कुल मिलाकर 216 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये हुए प्रमुख अनुसंधान संस्थान की बात। अब हम बात करते हैं कि भारत के सामने ओवरऑल चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं इस क्षेत्र में। हालांकि हमने देखा जिस तरीके से आंकड़े हैं कि भारत की तेजी के साथ इस मामले में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो वैश्विक आंकड़ों की तुलना में अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं उसके आंकड़े कम ठहर जाते हैं। तो चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला तो ये कि भारत में उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब के बीच सही तरीके से लिंकेज नहीं है कि किस तरीके से जो रिसर्च हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। उनको लेकर इन सब में एक सही लिंकेज की जरूरत है, जो नहीं हो पाना ठीक से, वो एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा इसी के हिसाब को देखा जाए तो फंडिंग का अभाव है। फंडिंग सही तरीके से, पूरी तरीके से नहीं है। हालांकि हमने देखा कि जो निजी क्षेत्र है उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा नहीं जितना कि आगे और आना चाहिए और बढ़ना चाहिए। तो फंडिंग की भी कमी है। तो निजी क्षेत्र को भी इसमें जो निवेश है उसके अभाव को देखते हुए फंडिंग का अभाव, यहाँ पर फंडिंग की कमी हो जाती है। यूनिवर्सिटीज में अनुप्रयोग आधारित रिसर्च पर कम ध्यान दिया जाता है। ये भी एक बड़ी समस्या है कि यूनिवर्सिटीज में इस हिसाब से रिसर्च नहीं की जाती है जो उनकी ज़रूरत है। इसके अलावा रिसर्च के लिए टीम बेस्ड कल्चर ज़रूरी है, और इसी को देखते हुए जो स्कूली स्तर से ही कम विकसित होता है, जो कि स्कूली स्तर से ही यानी कि स्कूल के लेवल से ही वो कम विकसित होता है, और उसी की वजह से आगे चलकर समस्या उत्पन्न होती है। तो यानी कि ज़रूरत है कि स्कूल के लेवल से ही इसकी सही तरीके से शुरुआत हो सके और सही तरीके से ये डेवलप हो सके। अब आगे हम इसमें क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है उसे देखें। इससे पहले आप आज का प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि इसको लेकर इन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उठाए जा सकते हैं। तो पहले प्रश्न नोट कर लीजिए। अनुसंधान और विकास R&D एक राष्ट्र की उत्पादकता और आर्थिक विकास को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में R&D क्षेत्र में कम निवेश के कारणों की पड़ताल कीजिए। तो ये प्रश्न है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसको लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी और अच्छे तरीके से जो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम जिस तरीके से प्रश्न लेकर आते हैं आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकें और अपनी आंसर राइटिंग को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सुधार सकें, इम्प्रूव कर सकें। और धीरे जब आप लिखेंगे उसको तो उसको आप खुद भी जब इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कमी है, किस तरीके से उसको और सुधारना है। तो इन प्रश्नों की उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये, जैसे हमने बात की कि भारत लगातार औद्योगिक और तकनीकी विकास की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि 2016 से पहले 2019 में जो स्टार्टअप्स की संख्या थी वो 2016 से दोगुने के हिसाब से बढ़ी है, दोगुने स्पीड के हिसाब से हर साल बढ़ी है। तो आंकड़े जताते हैं, बताते हैं कि भारत तेजी से इस तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा जो समय है वो थोड़ा समय लगता है और वैश्विक आंकड़ों की तुलना में वो थोड़ा कम है। तो इसलिए इस तरीके की बात सामने आ रही है। दूसरा, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर जो नीति है 2013 की, उसके जरिए भारत को दुनिया की शीर्ष वैज्ञानिक शक्तियों में स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर ये नीति लेकर आई भारत, और उसमें कुछ जो सीमा है वो तय की गई कि किस तरीके से
किस किस क्षेत्र में क्या क्या खर्च करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा 2022 तक भारत का जो पहला मानव मिशन है वो लॉन्च करने की भारत की योजना है। तो जाहिर बात है भारत इस तरीके के मिशन को लॉन्च करना चाह रहा है 2022 तक, जो भारत का पहला मानव मिशन है। तो ये भी भारत की इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को बताता है। इसके अलावा एक विकेंद्रीकृत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 की भी शुरुआत की गई है। तो ये भी भारत की प्रतिबद्धता को जताता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके किसी और पेपर के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।